और मित्रों, सही बात तो यह है कि जिस दिन कायदे आज़म जिन्ना कराची में अपने देश से मुखातिब हो रहे थे, अपना पहला राष्ट्रीय लेक्चर दे रहे थे, अपनी कौम से मुखातिब हो रहे थे, और इधर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देशवासियों से संबोधित हो रहे थे 14 अगस्त की रात्रि को और फिर 15 अगस्त को लाल किले पर। उस समय दोनों नेताओं को इस बात का पता नहीं था कि हमारे देश की सीमाएं क्या हैं। हमारे मुख्यमंत्री की तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये मेरी आपत्ति दर्ज कर लो, इस पुस्तक का टाइटल ज़रूर बदल दो, मुझे पसंद नहीं है, हम लोग रिफ्यूजी नहीं हैं। जो खेल था ये आम आदमी का खेल नहीं था, हत्यारे भी आम आदमी नहीं थे। मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, बड़ी स्पष्टोक्ति से मैं काम ले रहा हूँ। नफ़रत का व्यापार करने वाले भी आम आदमी नहीं थे। वो लोग तो एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए थे, गुथे हुए थे कि उनके होते हुए उनके किसी पड़ोसी पर आँच आ जाए वो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। देवियों और पीछे बैठे देवताओं, तो मैं आप सबको नमन करता हूँ। आज आपने बहुत कुछ देखा और ये दुनिया सिर्फ केशव की नहीं है। केशव ने बहुत कुछ हमारी दुनिया का जो सच है हमारे सामने बयान किया है। अब ये सिलसिला यादों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक, उनके माँ बाप इस हादसे के गवाह रहे हैं। यहाँ 3 देवियाँ ऐसी भी बैठी हैं एक परिवार की, जिनके पिता 15 अगस्त की सुबह और उनकी माँ दोनों जब अबोहर के रेलवे स्टेशन पर शरणार्थियों को घर आने की एक जो सुख की अनुभूति है वो देने के लिए खाना बनाकर, खाना साथ लेकर, पानी की बोतलें साथ लेकर, बहुत कुछ साथ लेकर वहाँ पहुँचे। और जब ट्रेन काफ़ी देर रुकी रही और कोई बाहर नहीं आया तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से कहा कि ट्रेन खुलवाइए, बात क्या है, लोग बाहर नहीं आ पा रहे। तो ट्रेन के डिब्बे जब खुलवाए गए तो उसमें सिवाय लाशों के और कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो इसमें पॉजिटिविटी जो है, नकारात्मक बात तो ये हो गई, लेकिन पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ी थी कि उस दिन इन्हीं 3 देवियों के माँ बाप ने एक संकल्प लिया कि हम आज के बाद इन लोगों के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ा संकल्प इनकी माँ का था, जो शायद इनको भी मुझे उसकी जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि याद करानी पड़े, बाकी तो ये सब जानते हैं। इनकी माँ ने वहाँ बाद में पैदल आने वाली शरणार्थी महिलाओं के लिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, उस शहर में, अपने शहर में पहला महिला सिलाई शिक्षा का केंद्र खोला, ताकि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगी तो इनको दुख दर्द भी भूल जाएगा और ये अपने परिवारों की देख रेख भी कर पाएंगी। बहरहाल ये लंबी कहानी है, इसको जितना भी आप याद करेंगे ये समाप्त होने का नाम नहीं लेती। मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि वो जो 3 देवियां यहाँ बैठी हैं उनमें सुमेधा भी हैं, उनकी दोनों बहनें भी हैं। और उसके बाद इनके परिवार ने, इनके माँ और बाप ने जो कुछ वहाँ पर उजड़े हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए किया, वो लोग सारी उम्र उसको भूल नहीं पाएंगे। बहरहाल चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पुस्तक एक मेरी आई थी, उसका शीर्षक था रिफ्यूजी। मुझे याद है कि पुस्तक पर नज़र पड़ी हमारे मुख्यमंत्री की तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि ये मेरी आपत्ति दर्ज कर लो, इस पुस्तक का टाइटल ज़रूर बदल दो, मुझे पसंद नहीं है, हम लोग रिफ्यूजी नहीं हैं। ये जो एक एहसास था, पीड़ादायी ये एहसास, ये इसने बड़ा एक बल दिया और मैंने उस पुस्तक का नाम बदला। बदली हुई पुस्तक मैं आपको आज भेंट करके जाऊंगा। तो मकसद ये है कि इसके 2 पहलू हैं, एक दर्दनाक पहलू है और दूसरा एक सकारात्मक पहलू है। सकारात्मक पहलू इसका ये है कि इसमें उजड़े हुए लोगों ने पुनर्वास की जो एक नई एक ऊर्जा, एक अपरिमित ऊर्जा, बकौल सुमेधा जी, एक ऊर्जा जो है उसका संचार किया, उसका प्रदर्शन किया, वो अद्भुत थी।
वे लोग अपना सब कुछ गंवाकर खाली हाथ यहाँ पर आए थे, और आज स्थिति ये है कि वे लोग दूसरों की सहायता करने के लायक हैं, और उन्होंने यहाँ के बहुत सारे उखड़े हुए, उजड़े हुए और बहुत सारे शोषित परिवारों को भी काम दिया, रोज़गार दिया। और ये कहानियाँ जो हैं, ये भी एक सकारात्मक कहानियों की एक पूरी की पूरी लहर है, और इस बात पे गर्व है। लगता ये है कि कई बार वो, मैं उर्दू का पुराना शेर भी है ना, कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफ़ा के मोती, ऐन मुमकिन है ख़जाने ये खराबों में मिले। तो ये जो उजड़े हुए परिवारों की दास्तानें हैं, इनका एक सकारात्मक पहलू ये है कि इन लोगों ने जीने को एक नई परिभाषा दी, उसको रीडिफ़ाइन किया कि लाइफ क्या होती है, जीना कैसे चाहिए। अब ये भावनात्मक बातें बहुत हो ली, हमने 75 वर्ष तक एक दारुण पीड़ा को भोगा है। इसका अपना महत्व है। महत्व इसलिए है कि हमें ये बातें याद इसलिए भी रखनी चाहिए कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो। इनका महत्व उजागर ज़रूर केशव भाई साथ साथ करो। ये कहानियाँ आपके पास पहले भी आपके कैमरे में कैद हैं, साथ साथ उनको भी दिखाया करें। ऊर्जा तो वहीं से मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो खेल था, ये आम आदमी का खेल नहीं था। हत्यारे भी आम आदमी नहीं थे। मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, बड़ी स्पष्टोक्ति से मैं काम ले रहा हूँ। नफ़रत का व्यापार करने वाले भी आम आदमी नहीं थे। वो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए थे, गुथे हुए थे कि उनके होते हुए उनके किसी पड़ोसी पर आँच आ जाए वो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन राजनीति, सियासत, इसने बहुत बड़ी भूमिका उस समय भी अदा की थी, और अब भी कभी कभी किसी न किसी देश में किसी न किसी रूप में अदा करती है। और उस वक्त भी यह कहा जाता था कि हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो, कि हमारे यहाँ की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवायफ तमाशबीनों में। और आप अंदाज़ा लगाइए कितनी हड़बड़ी में थे हम लोगों ने किसी बात की प्रतीक्षा नहीं की। जो शख्स बंटवारा करने आया था, रेड क्लिफ, उसका अपना ये कहना था कि इससे पहले मैं कभी ना तो हिंदुस्तान आया, ना इस देश की भाषा, ना इस देश की संस्कृति, ना इस देश का रहन सहन, किसी भी चीज़ का मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं सिर्फ एक बात के लिए प्रसिद्ध था कि जब परिवारों में बंटवारा करना होता है, ये बड़ा निष्पक्ष आदमी है, और मैं इसलिए आ गया। मुझे क्या पता था कि ये लोग किस तरह से जी रहे हैं और कैसे एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, कि इन लोगों को बांटना मुमकिन नहीं है। और उसको समय दिया गया सिर्फ 2 सप्ताह का कि ये फ़लाँ तारीख तक तुम्हें हर हालत में अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन राजनीतिज्ञों को ये लगता था, सियासतदानों को ये लगता था, बहुत सारे ऐसे लोगों को, कि अगर देरी हो गई तो ये फ़ैसला फिर टल जाएगा, बड़ी मुश्किल होगी। और मित्रों, सही बात तो ये है कि जिस दिन कायदे आज़म जिन्ना कराची में अपने देश से मुखातिब हो रहे थे, अपना पहला राष्ट्रीय लेक्चर दे रहे थे, अपनी कौम से मुखातिब हो रहे थे, और इधर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देशवासियों से संबोधित हो रहे थे 14 अगस्त की रात्रि को, और फिर 15 अगस्त को लाल किले पर। उस समय दोनों नेताओं को इस बात का पता नहीं था कि हमारे देश की सीमाएं क्या हैं। ये एक हकीकत है कि सीमाओं का जो फैसला जो घोषित हुआ औपचारिक रूप से, वह 2 दिन बाद हुआ, 17 अगस्त को। जिस दिन 15 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त को गुरदासपुर ज़िले में राष्ट्रीय झंडा हमारा नहीं फहराया जा सका, क्योंकि तब तक गुरदासपुर पाकिस्तान का हिस्सा था। ऐसे बहुत सारे स्थल थे, बहुत सारे स्थान थे जहाँ पर निरंतर अंधेरे पक्ष जो हैं वो बने रहे। हमने उनमें उजाला भरने का प्रयास नहीं किया, और ऐसी एक हड़बड़ी थी, कुछ हड़बड़ी में इतने गलत फैसले हो गए, बहरहाल हो गए। लेकिन सबक दे गए बहुत सारे, कि एक तो ये है कि हमें अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने बूते पर खड़े होने की सामर्थ्य अपने आप में पैदा करनी चाहिए। सकारात्मकता ज़रूरी है। दूसरा, हम अपने आप को, अपने परिवेश को, अपने परिवारों को, अपने लोगों को किसी भी सियासी खेल का हिस्सा ना बनने दें, ना अंग बनने दें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर जीना है ढंग से और कुछ प्राप्ति अपने खाते में दर्ज करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हो चुका, बहुत खेल हो चुका। इस खेल को कहीं ना कहीं तो हमें समापन इसका करना ही होगा। आज भी अगर कुछ लोग
नफ़रत फैलाकर जीने की महारत में भरोसा रखते हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये तहज़ीब, ये देश किसी और किस्म का देश है। यहाँ जीने का सलीका बिल्कुल अलग है, यहाँ के लोगों की तहज़ीब बिल्कुल अलग है, उनके संस्कार बिल्कुल अलग हैं। आप जितनी चाहे कोशिश कर लें, सिर्फ़ अपने छोटे हितों के लिए, छोटे छोटे अपने इंटरेस्ट पूरे करने के लिए, बहुत छोटे छोटे दायरों में अपनी जो सीमित जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए आप अपना खेल लंबी पारी तक नहीं खेल पाएंगे। और लोग काफ़ी अब जाग चुके हैं, लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, 1947 से भी सीखा है, उसके बाद भी जो हालात पैदा हुए उनसे भी सीखा है, हमने कश्मीर फाइल से भी बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ है हमारे आसपास, इतना कुछ घट चुका है कि अब इसमें जितने भी सबक आप तलाश करते जाएं आपको मिल जाएंगे। और बेहतर यह है कि वक्त रहते फिर से ऐसी बातों की पुनरावृत्ति ना हो, इसे सुनिश्चित बनाने के लिए हम सबको अपने सोचने की जो शैली है उसको बदलना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।